तो यहाँ पर हम लोग जो पहला चैप्टर है हमारा वो है कि इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1950s के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। अगर बात करें हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग की, इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत 1950 से स्टार्ट होती है, 1950 के बाद से स्टार्ट होती है। 1950 से पहले तक अगर आप देखोगे तो 1950 से पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो मोस्टली ब्रिटिश पीरियड में हमारी इकोनॉमी कैसी थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश के दौरान इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या फीचर्स थी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है इंडिपेंडेंस के टाइम पे उसको हम लोग करेक्टराइज कर सकते हैं लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, है ना। जो हमारी डेवलपमेंट थी वो काफ़ी लो थी, लो लेवल डेवलपमेंट था हमारा। इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, वो है मुसलिन के बारे में। मुसलिन जो है एक पर्टिकुलर तरह का कपड़ा होता है जिसको हिंदी में मलमल का कपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मलमल। आपने सुना होगा, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन होता है ये, है ना। जैसे अगर आपको लेट्स से फैब्रिक के बारे में बात करें तो जैसे आपको पता है कि पॉलिस्टर होते हैं, कॉटन होते हैं, और बहुत ही अच्छा एक कपड़ा होता है सिल्क। सिल्क भी एक तरह की फैब्रिक होती है। तो जो कॉटन है उसमें एक वन ऑफ द फाइनेस्ट कैटेगरी ऑफ कॉटन जो है वो मुस्लिम टाइप ऑफ कॉटन होता है। जो खास करके बंगाल प्रोविंस में, बंगाल जो है हमारा, है ना, वेस्ट बंगाल जो भी है उस समय एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब दैट मीन्स कि ब्रिटिश पीरियड में पूरा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जो है वो एक ही स्टेट हुआ करता था। ढाका के अराउंड जो मुस्लिम है उसकी बहुत बड़ी सेंटर हुआ करती थी और वर्ल्ड मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड। मुस्लिम की जो फाइनेस्ट वेराइटी थी उसे मलमल कहा जाता था। सम टाइम फॉरेन ट्रेवलर्स ऑल्सो यूज टू रेफर इट एज मलमल शाही और मलमल खास। अब आपको इस तरह के यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो जैसे आप ये देखो कि जो इंडियन इकोनॉमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा ब्रिटिश पीरियड के दौरान कैसा था। तो आपको क्या कहना है, लो लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। वन ऑफ द मोस्ट जो ढाका मुस्लिम थे, है ना, या मलमल का जो कॉटन था काफी पॉपुलर था वेस्टर्न मार्केट। अब यहाँ पर अब हम लोग मेन चैप्टर पे आते हैं कि जो ब्रिटिश की जो इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका मेन फोकस क्या था। तो ब्रिटिश की अगर इकोनॉमिक पॉलिसी का हम लोग फोकस देखें तो उनका मेन फोकस जो है वो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बल्कि प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। ब्रिटिश के इंटरेस्ट क्या थे, है ना। हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है कि ब्रिटिश का इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था। तो उनका इकोनॉमिक पॉलिसी का फोकस था प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश की इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या थी, है ना। ब्रिटिश की इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या थी? तो ब्रिटिश हर कंट्री का इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थी वो इंडिया का डेवलपमेंट नहीं बल्कि इंग्लैंड का डेवलपमेंट था। और इसके लिए उनको क्या चाहिए था? किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या होने चाहिए? एक तो है उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। प्रोडक्शन बहुत बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती, और फिर एक बार आपने प्रोडक्शन कर लिया तो आपको उसे सेल भी करना है। तो वो लोग इंडिया को इस तरीके से बनाना चाहते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदा जाए, ब्रिटेन में उसको फिनिश किया जाए, उसको प्रोडक्ट बनाया जाए, है ना, और फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को इंडिया में वापस भेजा जाए। तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है बहुत ही कम होती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी महंगे प्राइस में सेल होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश थे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का जो फोकस है वो क्या है कि वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं। और जिस समय ब्रिटिश के टाइम पे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कुछ इंडियंस थे जिन्होंने ब्रिटिश के इस चालाकी को समझा, है ना, कि ब्रिटेन किस तरह से भारत का इकोनॉमिक शोषण कर रहा है। इसके लिए कुछ नोटेबल जो उस समय के लोग हैं जिनका नाम आपको जानना, एक है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं, इसके अलावा VK RV राव एंड RC देसाई, ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से हमारा नेशनल इनकम ब्रिटिश की वजह से हम बहुत कम इनकम जनरेट कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन ब्रिटिश जो है उनकी पॉलिसीज की वजह से कैसे हमारा नुकसान हो रहा है। तो एक तो नेशनल इनकम के बारे में अगर बात करें, दो चीज़ों के बारे में ध्यान से समझिएगा, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, है ना। नेशनल इनकम क्या होता है, इसके लिए अब आपने कल जैसे हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे
नेशनल इनकम जो है वो किसी भी कंट्री का, उसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि जीडीपी है, जीएनपी है। सो नेशनल इनकम हम लोग जो निकालते हैं वो एनएनपी को बेसिकली वी कॉल इट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना, दिस इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। उसके बाद पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम निकालते हैं पूरे नेशनल इनकम को नंबर ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देने से हमारा पर कैपिटा इनकम निकलता है। तो उस समय ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया का नेशनल इनकम कुछ कैलकुलेट ही नहीं होता था। अभी आपको पता है कि हर साल गवर्नमेंट बताती है कि हमारी जीडीपी कितनी है, हमारा ग्रोथ रेट कितना है, हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है, पर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल ऐसी कैलकुलेशन नहीं की जा रही थी। लेकिन कुछ इंडियंस ने, कुछ नोटेबल पर्सन्स जो थे, उन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश की, पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो VKRV राव का है ना, जिनका एस्टिमेट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडिया का नेशनल इनकम। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन, है ना। एग्रेरियन का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड हो। एग्रेरियन मीन्स व्हाट? ऐसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड हो। अब आप कहोगे कि अभी जो हमारी इकोनॉमी है, क्या अभी हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन है? दो तरीका है इसको सोचने का, दो तरीके हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। दो तरीका है इसको सोचने का कि इकोनॉमी अगर बारे में बात करें तो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें किस सेक्टर का कितना रोल है, इसके बेसिस पे हम उस इकोनॉमी को कह सकते हैं कि वो इकोनॉमी किस पर आधारित है। जैसे हम लोगों को पता है, आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली जो आता है वो आता है एग्रीकल्चर। दूसरा जो है दैट इज सेकेंडरी सेक्टर, या फिर इसे हम लोग वी कॉल इट एज मैन्युफैक्चरिंग। एंड थर्ड इज टर्शियरी या फिर सर्विस सेक्टर। अब क्या होता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, अब ध्यान से देखिए, जो इनकम होती है वो होती है वैल्यू एडिशन, कि आप किसी भी प्रोसेस में, किसी भी एक्टिविटी में आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, आपका जो इनपुट है और आउटपुट जो है, दैट मीन्स लेट्स से कि कोई कंट्री है वो एक प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ भी वो एक्टिविटी कर रहा हो, तो उसने जो इनपुट, जितने का रॉ मटेरियल, जितना उसे खर्च लगता है बनाने में और जितने में वो प्रोडक्ट सेल होती है, उसके बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन। अब जिस सेक्टर में वैल्यू एडिशन ज्यादा होगा उस सेक्टर में इनकम ज्यादा होंगे, है ना। कोई व्यक्ति अगर एग्रीकल्चर में, आप सब लोगों को पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर में जितने का उत्पादन या प्रोडक्शन नहीं होता उतना पैसा लग जाता है, कई बार ज्यादा पैसा लग जाता है। अगर एक फार्मर एग्रीकल्चर में लेट्स से कि वो 10,000 स्पेंड करता है फार्मिंग में, और उसको जो फार्म प्रोडक्ट बनते हैं, जो प्रोड्यूस होता है, उसे सेल करके उसे 12,000 रुपये मिल रहे हैं। सिर्फ कितने का उसने, तो उसकी एक्चुअल इनकम कितनी है? ओनली 2,000, सिर्फ 2,000 ना। अगर यहीं पे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वैल्यू एडिशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वैल्यू एडिशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर से खास करके बहुत ज़्यादा होती है। अगर यहीं पे सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर में जो वैल्यू एडिशन है वो और भी ज़्यादा होता है। सर्विस सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं, बट बेसिकली जो हम लोग ओवरऑल अगर देखें तो वैल्यू एडिशन के मामले में सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब यहां पर है कि जिस कंट्री की एग्रीकल्चर, जिस कंट्री में एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी कंट्री जहां पे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, है ना, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक बेसिकली ये 3 सेक्टर के बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं इस 3 सेक्टर के बेसिस पे, अगर कोई इकोनॉमी है, कोई कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा जो उसका इनकम या जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसे हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी कहेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग उस कंट्री में सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंट्री कहेंगे।
सर्विस सेक्टर कर रहा है तो सर्विस बेस्ड कंट्री कहेंगे। सो कोई कंट्री, कोई इकोनॉमी, उसकी जो इकोनॉमी है वो किस तरह की है, ये बेस डिपेंड करता है कि इनकम या जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। सो एक है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कितनी जनसंख्या उस सेक्टर में इंगेज्ड है। सो इंडिया में अगर बात करें कि इंडिया में एग्रीकल्चर या फिर अलाइड एक्टिविटी में कितने प्रतिशत लोग इंगेज्ड हैं, तो ये लगभग 50 to 54% जो इंडिया की पॉपुलेशन, अभी के बारे में बात कर रहा हूं, अभी के समय पे 50 to 54% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में एग्रीकल्चर में इंगेज है। कितना इंगेज है? 50 to 54%। और दूसरे सेक्टर्स में लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो पीपल इन्वॉल्व हैं वो कितने हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 20 से 25% और सर्विस सेक्टर में भी लगभग इतने ही हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा, लगभग देश की आधी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना होना चाहिए? वो भी लगभग 50% होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो 19% है मात्र। तो अब आप समझोगे कि पूरे देश में जितना इनकम हो रहा है उसका लगभग 20%, मैं सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ, 20% इनकम कितने परसेंट लोगों के द्वारा किया जा रहा है? 50% लोगों के द्वारा। अगर यही सर्विस सेक्टर के का कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स 60% है, लगभग 60%। मात्र 20% लोग मिलकर के कितना इनकम कर रहे हैं? 60% इन सर्विस सेक्टर। लेकिन एग्रीकल्चर में 50% लोग मिलकर के 20% कर रहे हैं सिर्फ। तो ये डिफरेंस होता है। सो किसी भी कंट्री को हम लोग एग्रेरियन कंट्री कहेंगे कब? जब उस कंट्री का पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंगेज्ड हो एग्रीकल्चर में, या उस कंट्री की जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो। अब इसी चीज़ के बारे में तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चलो ठीक है, इसको हमने समझ गया। हम अब आगे अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या कह रहा है कि जो उस समय पे थी इंडिया की, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर आप देखो तो हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसी थी? एग्रेरियन इकोनॉमी थी। सवाल उठता है कि हमारी इकोनॉमी क्यों एग्रेरियन थी? क्योंकि 85%, 85% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो विलेजेज में रहती थी और उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो क्या था? एग्रीकल्चर था। सो दे वेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 85% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, इसीलिए इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी। अभी के समय पे क्या हम अपनी इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी कह सकते हैं? हमने देखा कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादातर है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसका कम है। तो अभी के समय पे हमारी इकोनॉमी को हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं कहते, हालांकि हमारी जो सोसाइटी है दैट सोसाइटी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, हमारी पॉपुलेशन का 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। बट हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है या टर्शियरी सेक्टर। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। सो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। जो एक्चुअली में प्रोडक्शन जो है वो एब्सोल्यूट टर्म में प्रोडक्शन को बता रहा है कि कितने का उपज हुआ, कितने की प्रोडक्शन हुई, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो एक रेशियो बता रहा है, एक रिलेटिव टर्म है, जिसका मतलब है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो दैट मीन्स कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर कोई व्यक्ति, मान लो एग्रीकल्चर में आपने 10,000 इनपुट लगाया और आपने इसका 20,000 का सेल किया। अब एक व्यक्ति है जो 2,000 का इनपुट लगाता है और वह भी 20,000। अब ये जो इनपुट है किसी भी इंडस्ट्री का, आपको पता है कि जो इनपुट होता है क्या होता है? एक रॉ मटेरियल होता है, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, यही सारे इनपुट हैं। सो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इन दोनों एक्टिविटी में जो प्रोडक्शन है वो तो सेम है 20,000, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो किसकी ज़्यादा है?
दूसरे वाले एक्टिविटी की 2000 इन्वेस्ट करके इसने 20,000 का प्रोडक्शन किया, और ऊपर वाले एक्टिविटी में 10,000 इन्वेस्ट करके 20,000 का प्रोडक्शन हो रहा है। सो प्रोडक्टिविटी जो है एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि पर यूनिट इनपुट आप कितना। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकेम लो दो इन एब्सोल्यूट टर्म द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर द कल्टीवेशन। क्या कह रहा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, हालांकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। क्यों प्रोडक्शन बढ़ा? क्योंकि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, एरिया अंडर कल्टीवेशन का मतलब है कि जितने लैंड पर, जितने एकड़ लैंड पर एग्रीकल्चर हो रहा है वह लैंड की एरिया बढ़ी। हमने जंगलों को काट के उस पर एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, तो अब जो नए लैंड पे एग्रीकल्चर होगा तो ओवरऑल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी क्या थी? बहुत ही कम थी। सो इनकम जो जनरेट होता है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो होता है प्रोडक्टिविटी का, क्योंकि अगर आप बिना इफिशियंसी बढ़ाए आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, मतलब आप नए नए लैंड जो है वो एग्रीकल्चर उस पर करना शुरू कर दिए, तो लैंड अनलिमिटेड तो है नहीं, कभी ना कभी लैंड खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म में प्रोडक्शन को देख। तो हमारी प्रोडक्शन जो ब्रिटिश पीरियड में बढ़ी थी थोड़ी बहुत, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो किस वजह से बढ़ी थी? क्योंकि हमने जो एरिया अंडर एग्रीकल्चर है उसको बढ़ाया, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी? कम रही, प्रोडक्टिविटी वॉज लो। सो प्रोडक्टिविटी जो है उसको कॉन्सेप्ट को समझना है। कोई डाउट है तो टाइप करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर बोल के पूछ। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो स्टैग्नेशन है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर हमारा बिल्कुल स्थिर सा हो गया, प्रोडक्शन हमारे, प्रोडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गई। इसके कारण क्या थे? क्या हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसकी वजह से स्टैग्नेशन आ गया? तो कह रहा है कि बिकॉज ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। सबसे बड़ा कारण जो है वो लैंड सेटलमेंट की जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी उसकी वजह से। अब ब्रिटिश की लैंड सेटलमेंट पॉलिसी जो है वो कौन कौन सी थी? जैसे कि एक जमींदारी व्यवस्था थी, 3 लैंड सेटलमेंट पॉलिसी ब्रिटिश ने किया। लैंड सेटलमेंट पॉलिसी का मतलब है जो फार्मर्स थे, जो लोग कल्टीवेटर्स थे, जो लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे थे, वो और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन था। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया? 3 तरह की सिस्टम उन्होंने बनाई। एक था, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है, एक है जमींदारी सिस्टम, एक है रायतबारी सिस्टम और एक है महालवारी सिस्टम। ये 3 तरह की व्यवस्था बनाई गई थी। इसमें से सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव जो है दैट वाज जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम वाज द मेन रीजन कि क्यों जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही। सो जमींदारी सिस्टम के बारे में भी हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। जमींदारी सिस्टम की जो ऑब्जेक्टिव होती थी वो होती थी प्रॉफिट अर्न करना। जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो जमींदार होते थे वो लैंड के ऑनर होते थे और उनके अंदर में कल्टीवेटर्स काम करते। अब जमींदार बहुत बड़े बड़े लैंड के ऑनर हैं, लेकिन उन्होंने लैंड को इंप्रूव करने में, इरिगेशन में कोई इन्वेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया था? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना।